हो गया। नमस्कार भी सभी को। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लें। क्या पढ़ रहे हो मेरे बच्चों? हिस्ट्री पढ़ रहे हो। हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हो? प्राचीन भारत। क्या पढ़ रहे हो? प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हमारा क्या चल रहा है? हाँ जी, दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास में हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। किया है। एक कौन सा? संगम वंश, और एक जो है अन्य वंश। अन्य वंश में हम जो है संगम वंश के सारे वंश पढ़ चुके हैं, जिनमें कौन थे? चेर वंश था, चोल वंश था और पांड्य वंश था। पांड्य वंश था। अब अन्य वंश में हम पढ़ रहे हैं मेरे बच्चों, कल हमने पढ़ा पल्लव वंश पढ़ा, जिसका कुछ रहता है जो अब करेंगे हम। पल्लव वंश के बाद कौन सा? चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में हम कितने की बात करते हैं? 3 की। जो है अलग अलग जगह ये चालुक्य वंश अपना साम्राज्य का विस्तार करेगा, जिनमें हम जिक्र करते हैं वातापी, बेगी और कल्याणी। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कौन सा वंश मेरे बच्चों? राष्ट्रकूट। बीच में राष्ट्रकूट का जिक्र आएगा मेरे बच्चों। अभी हम करेंगे राष्ट्रकूट का जिक्र आएगा, परंतु राष्ट्रकूट हम कंप्लीट पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट के बाद जो है वंश आएगा पाल वंश आएगा। पाल वंश के बाद आएगा प्रतिहार वंश आएगा। तो ये हम भी करेंगे और हमारा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ये पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये तो तुमने नोट कर ही लिया होगा, पाल वंश। ये कोई बात नहीं, इसका जिक्र आगे और भी आएगा, ये नहीं है मैं एक बार ही कराऊंगी। तो हम कल कौन सा वंश शुरू किया था? हमने पल्लव वंश किया था। तो एक बार तुम रिपीटली कर दो सारे, जो जितना मैंने करवाया है वो हम कर लेते हैं। तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? कौन थे? सिंह वर्मा थे। कौन थे? सिंह वर्मा थे। वास्तविक पूछे तो कौन थे? सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु थे। क्लियर है? उसके बाद जो है हमने सिंह विष्णु के बारे में क्या पढ़ा मेरे बच्चों? ये सबसे प्रतापी शासक भी रहा है, और इसने क्या करवाया? बताओ क्या करवाया? बताओ तो बोलो। तुम बोलोगे तभी मेरी याद आएगा ना। हाँ जी, आदिवरा जो गुफाओं का इन्होंने निर्माण करवाया, जो किसके अवतार से संबंधित है? विष्णु के अवतार से संबंधित है। और क्या करवाया मेरे बच्चों? इसमें जो है इसी वंश में हम किसका जिक्र करते हैं? किसका करते हैं? अरे उसके बाद सिंह विष्णु के बाद कौन आता है? महेंद्र वर्मन आते हैं 2nd नंबर के। और वैसे इसके बारे में कई बार प्रथम बोला जाता है, 2nd जो है महेंद्र वर्मन है। वैसे महेंद्र वर्मन 3rd है मेरे बच्चों, क्योंकि सिंह वर्मा पहले हैं और सिंह विष्णु दूसरे हैं और महेंद्र वर्मन तीसरे हैं, और चौथे जो आएंगे वो कौन आएंगे? नरसिंह वर्मन है। कौन आएंगे? प्रथम आएंगे। और नरसिंह वर्मन के प्रथम के बारे में मैंने बताया था, उन्होंने किन मंदिरों का निर्माण करवाया था मेरे बच्चों? कैलाश मंदिरों का, रथ है मंदिरों का, सॉरी। इसके बाद कौन आएंगे? महेंद्र वर्मन आएंगे। महेंद्र वर्मन जो है ये 2nd नंबर के होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा नरसिंह वर्मन प्रथम मेरे बच्चों, प्रथम। इसके शासनकाल में जो किन मंदिरों का निर्माण हुआ था? रथ मंदिरों का हुआ था। किन का? रथ मंदिर। इन रथ मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है? पेगोड़ा कहा जाता है। पेगोड़ा कह दो या पगोड़ा कह दो, पगोड़ा मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पगोड़ा का
मंदिर कहा जाता है। ये पगोड़ा के मंदिर बहुत साम्राज्य में, मतलब राज्यों में तो पहले ही फैले हैं, परंतु बहुत है जो है इनका अन्य जो देशों में फैला है, जैसे म्यांमार देश में भी पगोड़ा मंदिर पड़ते हैं। और हमारे अगर बात करें तो मैंने तुम्हें बताया था अभी, अरुणाचल का बताया मैंने, जो बर्मी शैली में है, जो उसको कौन सा पगोड़ा कहा जाता है? काला पगोड़ा कहा जाता है, गोल्डन पगोड़ा। और काला पगोड़ा कहाँ है? ओडिशा में पड़ता है। जिस कौन से मंदिर को उनको कहा जाता है? कोणार्क का मंदिर है, उसको क्या कहा जाता है? काला पगोड़ा कहा जाता है। ये कल है बात होगी थी हमारी, क्लियर में बच्चों? यही वह नरसिंह वर्मन प्रथम है जिन्होंने किसको हरा दिया था? पुलकेशियन द्वितीय को हरा दिया था। वही वो पुलकेशियन द्वितीय है जिसने किसको हरा दिया था? हर्षवर्धन को हरा दिया था। ये सब की जानकारी हमें कौन देता है? एहोल अभिलेख देता है। एहोल अभिलेख किसकी कीर्ति है? रवि कीर्ति की है। और जो है किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में लिखी गई। लिपि पूछिए, बर्मी लिपि में लिखी गई। क्लियर है? अरे ये क्लियर है? आप लिखो मेरे बच्चों नरसिंह वर्मन द्वितीय। हम नेक्स्ट राजा की, ये तो कल किया था हमने, सारी बातें कल कर ली थी। वर्मन द्वितीय में बच्चों नरसिंह वर्मन द्वितीय, यह पहले सुन लो। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इन्होंने कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने किन मंदिरों का निर्माण करवाया? कैलाश मंदिरों का। जो कोच्चि में कैलाश मंदिरों का निर्माण भी किसने करवाया था? इसी ने करवाया। और जो रथ मंदिरों का निर्माण कहाँ करवाया था? महाबलीपुरम में करवाया। महाबलीपुरम कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु क्षेत्र है। तो इन्होंने कौन से मंदिरों का निर्माण कराया? कैलाश मंदिरों का निर्माण कराया। लिखो, नरसिंह वर्मन ने कई जगह तुम्हें कोच्चि देगा मेरे बच्चों, कई बार, या कोच्चिपुरम में, कोच्चिपुरम में, कोच्चि या कोच्चिपुरम में नरसिंह वर्मन ने कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिरों का निर्माण करवाया था। एग्जाम में बहुत बार पूछता है मेरे बच्चों, कैलाश मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया था। और राजा पूछे तो नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। कौन थे? नरसिंह वर्मन द्वितीय थे मेरे बच्चों। अगर मतलब शैली पूछे तो ये द्रविड़ शैली में स्थापित। पूछ ले तुमसे भी किस शैली में ये बने हुए थे? तो द्रविड़ शैली में बने हुए थे। द्रविड़ शैली में बने हुए थे। द्रविड़ शैली में स्थापत्य थे। किस शैली में थे? द्रविड़ शैली में ये स्थापत्य थे। क्लियर में बच्चों? अरे क्लियर? ऐसे ही कहते हैं मेरे बच्चों। ये मंदिर हम कहाँ की बात कर रहे हैं? कोच्चिपुरम की। कोच्चिपुरम कहाँ है? तमिलनाडु वाला क्षेत्र। परंतु ऐसे ही कैलाश मंदिर है एलोरा की गुफा में भी है। पहले सुन लो फिर लिख लेना। एलोरा की गुफा में बच्चों सुन लेना एक बार, एलोरा की गुफा में भी कैलाश मंदिर है। एलोरा की गुफा में जो कैलाश मंदिर है, इनकी जो निर्माण करवाया था वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इनका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया? राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया। इनका निर्माण जो करवाया था राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था एलोरा की गुफा में। तो इनका निर्माण किसने करवाया? कौन से मंदिर? कैलाश मंदिर, एक कोच्चिपुरम मंदिर है ना कोच्चिपुरम के, वो तो किसने करवाए? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाए। और जो है कैलाश मंदिर एलोरा गुफा के कैलाश मंदिर है, वो किसने करवाए? राष्ट्रकूट वंश ने करवाए। इस राष्ट्रकूट वंश का आगे जिक्र आएगा तब मैं रिपीट और कर दूंगी। तुम्हें ये साथ इसलिए बताना था ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। दोनों चीजें साथ इसलिए लिखी है मैंने ताकि तुम्हें कंफ्यूज ना हो। क्लियर मेरे बच्चों? क्लियर?
अब तुम्हें याद क्या रखना है मैडम, चलो हम थोड़ा सा यहीं कर लेते हैं इनके बारे में। ये एलोरा की गुफा कहाँ पड़ती है मेरे बच्चों? महाराष्ट्र में पड़ती है। इसी के साथ हम आगे करेंगे एलिफेंटा की गुफा और करेंगे। इसी के साथ हम क्या करेंगे? एलिफेंटा की गुफा और करेंगे। एलोरा की गुफा और ये है। तो इन गुफाओं की संख्या कितनी है? वो 16 है मेरे बच्चों। इनकी जो संख्या है वो 16 है मेरे बच्चों। इनकी संख्या कितनी है? 16 है मेरे बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे जब एलोरा और जो है एलिफेंटा की गुफा मिला के ये 34 के आसपास होगी, 34 के आसपास होगी। 16 तो किसकी है? जिसमें मैं तुम्हें आगे ये पढ़ाऊंगी, राष्ट्रकूट पढ़ा रही होंगी, वहां ये बताऊंगी भी ये गुफा किन से संबंधित थी? जैन धर्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से संबंधित थी, हिंदू धर्म से संबंधित थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भी एलोरा की गुफा किससे संबंधित थी? किससे? अभी तो बताया रही, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से और हिंदू धर्म से। तो इनमें इनके मंदिरों के निर्माण होंगे, जैन मंदिर होंगे, बौद्ध मंदिर होंगे, हिंदू मंदिर होंगे। तो ऐसे हम वहां से पढ़ेंगे भी 1 से 12 जो गुफा है वो जैन धर्मों से है, 12 से आगे 13 से जो है जैसे मतलब 29 तक है वो बौद्ध धर्म से है, और 30 से 34 है वो हिंदू धर्म से। वो आगे हम लिखेंगे। तुम्हें इतना याद रखना है एलोरा की गुफा उनकी संख्या कितनी है मेरे बच्चों? 16 है। तो आगे एलिफेंटा और इन दोनों की मिला के 34 गुफा होगी। कितनी होगी? 34, 34 होगी। क्लियर मेरे बच्चों? ये गुफा कहाँ है मेरे बच्चों? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अगर पूछ ले मेरे बच्चों ये कहाँ स्थित है मेरे मैडम, ये जो है एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो ये औरंगजेब में पड़ती है। जो है औरंगजेब ने कौन सा शहर बसाया था मेरे बच्चों? औरंगाबाद। तो कहाँ पड़ती है ये? औरंगाबाद में पड़ती है। वाइट ले लेती हूँ। औरंगाबाद में बच्चों, औरंगाबाद। इस औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया मेरे बच्चों। औरंगाबाद का नाम बदल दिया, क्या कर दिया गया? अरे क्या बदला है नाम? संभाजी नगर किया गया। क्या किया है मेरे बच्चों? संभाजी नगर किया गया। एग्जाम में पूछ सकता है मेरे बच्चों, संभाजी नगर किया गया है। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है? संभाजी नगर किया गया है। यही औरंगाबाद जो है, ये जो गांव, ये शहर किसने बसाया था? औरंगजेब ने बसाया। कौन से बादशाह से? मुगल बादशाह थे। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? यहां तक क्लियर? तो एग्जाम में पूछ सकता है। ये गुफा भी यहाँ पड़ती है और यहाँ और क्या पड़ता है मेरे बच्चों? कोई बच्चा बताएगा? हमने एक दिन जिक्र किया था, क्या पड़ता है? बीबी का मकबरा। कहाँ पड़ता है? क्या पड़ता है? बीबी का मकबरा भी यहाँ पड़ता है। क्या पड़ता है मेरे बच्चों? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। ये मैंने तुम्हें पढ़ा दिया मेरे बच्चों, आज तो रिपीट हो रहा है। एक दिन मैंने पहले पढ़ा दिया था तुम्हें। तो बीबी का मकबरा भी कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद में पड़ता है। बीबी का मकबरा से हमने क्या याद किया था? ये बीबी का मकबरा जो है ये किसकी जो है पत्नी थी? किसकी पत्नी? औरंगजेब की पत्नी है मेरे बच्चों। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। जो दिल रासो बानो थी, जिसका नाम था, मैं लिखा देती हूँ, जिसका नाम है मेरे बच्चों, हाँ सही है, दिल। इसकी पत्नी का नाम लिख लो। पत्नी का नाम है मेरे बच्चों दिल रासो बानो बेगम। इसकी पत्नी का नाम है दिल रासो बानो बेगम। किसकी पत्नी है? औरंगजेब की पत्नी है। तो इसके उन्होंने अपनी इस दिल रासो बानो बेगम की याद में कौन सा मकबरा बनाया? बीबी का मकबरा बनाया था। और बीबी का मकबरा है जो मेरे बच्चों कौन से, किस पत्थर से बना है? काले संगमरमर से बना है। बीबी का मकबरा जो है किस संगमरमर से बना है? तो काले संगमरमर से बना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। काले संगमरमर से, काले संगमरमर से बना है। और तो अब इससे याद आ जाएगा तुम्हें सफेद संगमरमर से। हाँ जी, संगमरमर से जो बना है, क्या बना है? ताजमहल बना है। और ताजमहल कहाँ स्थित है मेरे बच्चों? आगरा में। आगरा में। और आगरा कहाँ है? आगरा कहाँ है? आगरा नहीं है जी। इसमें कौन सी? आगरा कहाँ पड़ता है?
आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है भाई, वेरी गुड, ये भी जानकारी है, ये यमुना नदी के किनारे बसा है, सही है। फिर ये भी तेरे को पता है बसाया किसने था, अब बता दे किसने बसाया था। ये जगह भी मिली थी जो सिख धर्म से संबंधित है मेरे बच्चों। आज हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो सिख धर्म पूरा करवाना पड़ेगा मेरे को। ये जो है जमीन दी थी, किसने दी थी बता दे, जमीन किसने दी थी? जहांगीर के पापा ने दी थी। तो जहांगीर के पापा कौन होंगे? अकबर होंगे। अकबर ने दी थी, जो सिख धर्म के गुरु रहे हैं। रामदास उसकी बेटी है, अमरदास की फिर वो पत्नी होगी। तो जो है उस बीबी भानु को दी थी, बीबी भानु को दी थी। और फिर इस जमीन पे जो है ये अर्जुन जो है, ये अर्जुन ही है जो पांचवें गुरु कौन से? अर्जुन देव जी, सही है। तो उन्होंने जो है ये शहर बसाने का काम किया था। और जो है तो ये लंबी कहानी है, हम कभी फिर पढ़ेंगे, ठीक है। आज तो हम इतना ही करेंगे। जो है तुम इतना बता दो, आगरा जो है कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और जो है ये कहाँ पड़ता है, बस इतना बता दो। तुम्हारा बहुत है मेरे पे जो है कर्जा हो जाएगा, मैं चुकता कर दूंगी। तो कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी में है ना, दिल्ली के आसपास का है। अगर ताजमहल तुम लाल किले की बात करते हो तो वो भी यमुना नदी के किनारे। जो तुमने अगर लाल किला देखा हो तो लाल किले का जो मेन गेट जैसे एंट्री करते ना, तो वहाँ गहरी खाई है। वहाँ कहते हैं भाई कोई जमाने में यमुना बहती थी, ऐसा कहा जाता है। अब तो नहीं है, वो लुप्त हो चुकी है, धीरे धीरे साइड में हो गई है। तो कहते हैं भी यहाँ से यमुना का पानी बहता था, ठीक है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है। तो ये ताजमहल किसके लिए बना? मुमताज के लिए बना। किसकी पत्नी थी? शाहजहां की पत्नी थी। बस तो ये तो तुम्हें याद था ही। चलो हम कहानी किसकी पढ़ रहे थे मेरे बच्चों? हम औरंगजेब अकबर मुगल में चले गए, परंतु हमें पल्लव पढ़ना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसका एक दरबारी जो है कवि था मेरे बच्चों, जिसने दास कुमार चरित नाम की एक पुस्तक लिखी। दंडी नाम का एक है जो कवि था मेरे बच्चों। हाँ जी, जो है नरसिंह वर्मन, जो कौन से की बात कर रहे हैं? सेकंड की बात कर रहे हैं। नरसिंह वर्मन के जो दरबार में कवि था, इसके दरबार में एक कवि रहता था। कवि कौन सा? दंडी नाम का। कवि कौन सा? दंडी नाम का। इसी दंडी ने कौन सी पुस्तक लिखी? दास कुमार चरित में बच्चों, दास कुमार चरित पुस्तक लिखी थी। वो किसने लिखी थी? दंडी ने लिखी थी पुस्तक में बच्चों, दास कुमार दंडी ने पुस्तक लिखी थी। और किसका दरबारी कवि था ये? नरसिंह वर्मन का था। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? यहां तक क्लियर? चलो आगे लिखो मेरे बच्चों। इसके बीच में ही आता है अब वातपी जो चालुक्य है, इसी के बीच में ही आता है कौन सा? वातापी चालुक्य वंश। एक मिनट में बच्चों, चालुक्य वंश, वातापी चालुक्य वंश। इसके जो संस्थापक थे मेरे बच्चों, इसके संस्थापक जो थे जयसिंह थे। इसके संस्थापक थे वो जयसिंह थे। और जो है इन्होंने, जो जयसिंह ने अपनी राजधानी जो बनाई थी मेरे बच्चों, जयसिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी, वो वातापी को ही बनाया था। वातापी, या वातापी को वादामी भी कहा जाता है। वातापी को वादामी भी बोला जाता है। वातापी को क्या बोला जाता है? वादामी भी बोला जाता है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? अब तुम ये बताओ मेरे बच्चों, ये चालुक्य वंश जो यहाँ किसका राज था? पहले हमने जिक्र किया था पुलकेशियन द्वितीय का। सुनो रे, अब मेरे बच्चों कहानी इंटरेस्टिंग है। ये वही वातापी है जहां कौन था? पुलकेशियन
द्वितीय मेरे बच्चों। अब तुम आइडिया लगा लो, मैंने कितनी बार ये चीजें तुम्हें बताई है। जब मैं स्टार्टिंग में बताने लगी तब मैंने कहा आगे जी कराएगा, फिर मैंने इनका बताया भी इसका और आगे जी कराएगा, इसी पुलकेशियन द्वितीय का और भी आगे जी कराएगा। तो पुलकेशियन द्वितीय जो हमें ये जानकारी, कौन था, किसका राज था वातापी पे? पुलकेशियन द्वितीय का था। किसका था? पुलकेशियन द्वितीय का था। और जो है इसको कौन सा, चालुक्य वंश का जो राजा है वो इसको पराजित करता है। किसको? पुलकेशियन द्वितीय को। और जो है कौन क्या जीत लेता है? वातापी जीत लेता है। और किस वंश की नींव रख देता है? वातापी चालुक्य वंश की नींव रख देता है। क्लियर है? परंतु ये जानकारी हमें कौन देता है? कौन देता है ये जानकारी? वेरी गुड, कौन देता है? एहोल अभिलेख देता है। अभिलेख हमें ये जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख देता है? एहोल अभिलेख देता है। एहोल अभिलेख जो है किसकी कीर्ति है? ये रवि कीर्ति है। रवि कीर्ति है मेरे बच्चों, रवि कीर्ति। और ये पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है अभी, एहोल अभिलेख कौन सी भाषा में लिखे गए थे? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा की लिपि तो तुम्हें पता ही है। सीधा मेरे बच्चों, मैं यहाँ तो लिख रही हूँ लिपि, सीधा ही तुमसे पूछ ले भी जो है एहोल अभिलेख जो है कौन सी लिपि में लिखे गए थे? तो कौन सी लिपि में लिखे गए थे? बर्मी लिपि में लिखे गए। हाँ जी, हिंदी की बर्मी लिपि है ना, इसी लिपि से आई है ना, देवनागरी बर्मी लिपि से। बर्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? कैसे लिखते हैं हम? बाएं से दाएं लिखी जाती है। बर्मी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। और खरोष्टी लिपि की बात करें तो वो उल्टा हो जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्लियर है? यहां तक किसी, अब अगर तुम ज्यादा आगे बढ़ना चाहो तो पुलकेशियन द्वितीय ने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। कितनी बार रिपीट करोगे? हर्षवर्धन को हराया था। वो कौन सी नदी के किनारे हराया था? तो कौन सी नदी के किनारे हराया था? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे इसको हराया था। नर्मदा नदी के किनारे अगर तुमसे पूछ ले, नर्मदा नदी के किनारे जो है बांध बना है एक मेरे बच्चों, बहुत फेमस बांध है, वो किसके नाम पर बना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो नर्मदा नदी के किनारे जो बांध बना है वो कौन सा है? सरदार सरोवर मेरे बच्चों, सरोवर। सही लिखा है? अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, सरोवर में बच्चों, सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे है। तो एग्जाम में पूछ सकता है मेरे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया है। और सरदार सरोवर बांध जो है मेरे बच्चों, सरदार सरोवर बांध है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में है। कहाँ स्थित है? गुजरात में है। बांध लिख लेना मेरे बच्चों, कहीं भूल जाओ। बांध है ये किस नदी पे बना है? नर्मदा नदी पे बना है। और जो है कहाँ बना है? गुजरात में बना है। और किसके नाम पे बना है? हाँ जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल में। सरदार वल्लभ भाई पटेल सही लिखा है? चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे कौन सा? सरदार सरोवर बांध। इसकी एक स्टेचू है जिसको किस नाम से जानते हैं? यूनिटी ऑफ स्टेचू। किस नाम से जानते हैं? स्टेचू ऑफ यूनिटी है क्या? बता देना मेरे बच्चों, स्टेचू ऑफ यूनिटी में, स्टेचू ऑफ यूनिटी में बच्चों। ये स्टेचू ऑफ यूनिटी जो है क्या है? इसकी प्रतिमा है। किसकी है मेरे बच्चों? इसकी प्रतिमा है। प्रतिमा है किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ लगी है ये? गुजरात में। और सबसे बड़ी है मेरे बच्चों, क्या है? सबसे बड़ी है। और ये मैंने जिक्र कब किया था? क्योंकि हाल ही में इसका निर्माता जो थे, कौन थे? राम है, दोबारा पूरा नाम बोलो। राम बन है ना? हाँ बन जी, सही लिखा ना? हाँ जी, सुतार। क्योंकि हाल ही में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हुई है।
इसकी रामबंजी सुतार की ये जो है स्टेचू ऑफ यूनिटी, इन्होंने बहुत कुछ बनाया, राम मूर्ति भी बनाई है। और इधर हरियाणा में बात करें तो छोटू नगर में जो स्थापित की है, छोटू जो है कौन है, छज्जू राम जो है, छोटू राम जो थे किसके निर्माता थे, भाखड़ा बांध के निर्माता थे, उनकी भी फोटो इसने बनाई है। तो ये रामबंजी सुतार जो है कहां से बिलोंग करते हैं, गुजरात से। ये भी सही बता रहा है ना, आगे पीछे मत कर देना भाई, ये कल गुजरात से बिलोंग करते हैं बच्चों। ये भी कहां से बिलोंग करते हैं, गुजरात से करते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई है, इसको मेरे बच्चों इसको दो, एक पद्मश्री भी मिला हुआ है और एक पद्म विभूषण भी मिला। भूषण और विभूषण मिला है क्या, भूषण मिला है और एक पद्मश्री। तभी तो मेरे को तो भाई बात है, तुम भाई विश्वासघात कर रहे हो, कर लो कोई बात नहीं। महाराष्ट्र से, अरे मेरे बच्चे सारा ही कोई जरूरी नहीं होता, महाराष्ट्र से है। और इसी का जो है इसको क्या मिला है मेरे बच्चों, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है भी। रामबंजी सुतार क्या थे, एक मूर्ति निर्माता थे, क्या थे, वास्तुकार थे। किसके, जो फोटोएं वगैरह बनाते थे, जैसे फोटोएं, बड़ी बड़ी फोटोएं लगाई है उन्होंने, मूर्तिकार थे, वास्तुकार थे। ठीक है, क्लियर है। तो इसका जो है इसको क्या मिला है, एक पद्म श्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है, दो पुरस्कार मिले। ये 1999 में है क्या, और ये 2016 में। ये देखो मेरे याद है, क्योंकि कई चीजें हो जाती है बेटा, दिमाग से निकल जाती है तुरंत। अभी मैं ये सोच के थोड़ी आई हूँ इनका जिक्र आएगा, ये तो तुरंत आया तब मैंने बता दिया। पद्म से अभी इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये पूछ सकता है इसको पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला। अभी मैंने तुम्हें हाल ही में एक लिखाया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिनकी मृत्यु हो गई है, 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, शायद ज्ञानपीठ ही बताया ना, बताया ना। तो वो कौन था, छत्तीसगढ़ का था, परंतु नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कौन था भी। नहीं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और जो है ये ध्यान रखो, हाँ जी वेरी गुड भी, 59वें नंबर का जो है ज्ञानपीठ है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 59वें नंबर का। तो ये करंट का है मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन करंट का है और इसी का ही ध्यान हुआ है। कौन है, विनोद कुमार शुक्ला मेरे बच्चों। कौन है, विनोद कुमार शुक्ला मेरे बच्चों, शुक्ला 59वें नंबर का मिला विनोद कुमार शुक्ला को। ये लाइन भी पता नहीं कहां से कहां चली गई। चल, विनोद कुमार शुक्ला को, और ये कहां के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के। और छत्तीसगढ़ के एकमात्र है मेरे बच्चों, एकमात्र मतलब जिनको क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। एकमात्र क्या है ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। क्या है, ज्ञानपीठ है पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, जो इनकी हाल ही में डेथ हुई है। तो मैंने तुम्हें वहां सारा बता दिया था। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। और मेरे बच्चों अभी तक ये जो है पहला भी लिखाया था, पहले किस व्यक्ति को मिला था, तो किसको मिला था, किसको, जी शंकर को मिला था। हाँ, तो पहला जी शंकर को मिला था मेरे बच्चों। और जो 59वां नंबर का, ये करंट का है, जैसे 2024-25 का मेरे बच्चों मिला हुआ है। और इनकी हाल ही में क्या होगी है, मृत्यु होगी, इसलिए तुमसे ये इंपॉर्टेंट बनता है। हो सकता है तुमसे ये पूछ ले भी ये 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, या ये घुमा के पूछ ले जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, जिनको कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था, जो विनोद कुमार है शुक्ला थे, और जो कहां से थे, छत्तीसगढ़ से थे। क्लियर में बच्चों तो ऐसी बातें तुम्हें ध्यान रखनी होती है। क्लियर मेरे बच्चों, चलो इतना और बता दो मेरे बच्चों। एक थोड़ी सी छोटी सी बात है इसमें, जो है क्या लिखाना था, एक तो इस सरदार सरोवर वल्लभ भाई पटेल का याद करना है तुम्हें, थोड़ा सा ये बताना है, थोड़ा सा हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। ये सरदार की उपाधि इनको किसने दी थी, सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आ रहा है, महिलाओं ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी, बारदोली की महिलाओं ने दी थी। सरदार की उपाधि मेरे बच्चों, उपाधि
यह वही सरदार जिसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, लौह पुरुष बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, लौह पुरुष बोलते हैं। भारत का लौह पुरुष किसको बोलते हैं? हाँ जी, इसको पूरे को लिख लो मेरे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, लौह पुरुष, या लोहा पुरुष भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लौह पुरुष भी बोलते हैं इसको, लोहा पुरुष भी बोलते हैं। लौह पुरुष लिख लो। किसी बच्चे को ऐसे लगे ना भाई ये तो नहीं है, तो लौह पुरुष लिख लो। क्या बोलते हैं इसको, लौह पुरुष बोलते हैं। भारत का लौह पुरुष किसको बोलते हैं, तो किसके बोलते हैं मेरे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। क्लियर है? यह वही सरदार वल्लभ भाई पटेल है जिन्होंने भारत को क्या किया, ये पहले क्या थे, गृह मंत्री थे। पहले क्या थे, गृह मंत्री भी रह चुके हैं। आगे ये जो है क्या बने, गृह मंत्री भी बने। आगे इसको और भी पद दिया गया था। और ये इन्होंने जो पूरे भारत को इकट्ठा करने का काम किया था, तभी यूनिटी ऑफ स्टेचू, अभी इसी की याद में जो है 31 कौन सी तारीख गई थी, तब हमारे यहाँ सीएम आए थे फतेहाबाद में। नवंबर थी या अक्टूबर थी, 31 अक्टूबर थी ना। तो इसी की वो एकता थी, इसी की एकता में जो बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तुम्हें याद हो तो ऐसे क्वेश्चन जोड़ लिया करो, तुम लिंक जोड़ लिया करो ताकि तुम्हें याद रहे वो चीजें। एकता का प्रतीक, एकता क्या होती है तुम्हारी भाषा में, एकता क्या है? क्या एकता से, एकता किसी का नाम है मैडम? हाँ जी, मेरे को पता है नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है एकता, है ना। एकता क्या है? कहते ना परिवार में एकता होनी चाहिए, कहते हैं या नहीं कहते? तो कैसी एकता, सारे इकट्ठे मिलजुल कर रहे, एक दूसरे की बातें माने, अपनी बातें रख सके, वो एकता होती है। तो कई लोगों का झुंड जो है, मतलब है एकता में रहना, इकट्ठा रहना, कॉम्प्रोमाइज कर सके वो एक दूसरे के साथ, तो वो एकता होती है मेरे बच्चों। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, भारत के जितने भी राज्य थे उनको इकट्ठे करने का काम किया था। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ करती थी, रियासतें हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, देशी रियासतें हुआ करती। देशी रियासतें क्या मैडम, छोटे मोटे राजा हुआ करते थे। तो उन सारे रियासतों को संविधान में लाने के लिए पूरा एक भारत को इकट्ठा करने का काम सबसे ज्यादा रोल किया था, वो इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। इन्होंने जो है सबसे बड़ी जो रियासत थी, हैदराबाद रियासत थी, जो 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत विलय कर लिया था भारत में। इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था ऑपरेशन पोलो मेरे बच्चों, जो कब चला, 1948 में। और किस रियासत को मिलाया, हैदराबाद रियासत को। ये बात बहुत बार मैंने तुम्हें बता दी है। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, परंतु सारी बातें तो नहीं होती, एक दो तुम पढ़ते जाओगे तो तुम्हारी याद हो जाएगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो, क्या पढ़ रहे थे हम? अब लिखो मेरे बच्चों, वातापी चालुक्य वंश का अंतिम राजा लिखो कीर्तिवर्मन सेकंड। वातापी चालुक्य वंश अंतिम राजा कौन था, कीर्तिवर्मन सेकंड। बस इसमें इंपॉर्टेंट बात यही थी, पुलकेशिन द्वितीय को हराया और जो है उन्होंने वातापी साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो कौन था, कीर्तिवर्मन सेकंड था। क्लियर? अब सुनो, थोड़ी सी एक कहानी थी मेरे बच्चों, इसमें एक थोड़ा सा मोड़ लेना है हमें। पुलकेशिन द्वितीय के पास चलती हूँ मैं, उनका एक छोटी सी कहानी है जहाँ मैंने हर्षवर्धन बताया ये रहा। इनके बीच में तुम्हें एक थोड़ी सी बात याद रखनी है, यह वही पुलकेशिन द्वितीय है जिसने हर्षवर्धन को क्या किया था, हराने का काम किया था। कहते हैं भी इसी पुलकेशिन द्वितीय ने एक जो है हर्षवर्धन को हराकर कौन सा स्थान जीत लिया था, बेग्गी जीत लिया था। कौन सा मेरे बच्चों, बेग्गी मेरे बच्चों, वह नहीं लिखना, वह लिखना तुम्हें, वेग्गी, वेग्गी मेरे बच्चों।
वेगी जीत लिया था। कौन सा स्थान जीत लिया था? बेगी। कौन सा स्थान जीत लिया? बेगी। बेगी जो हम पढ़ के आए ना चालुक्य वंश ने, तो उन्होंने स्थान जीत लिया। और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र के आसपास पड़ता है। कहते हैं आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, उसके आसपास का क्षेत्र है ये बेगी वाला, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। हर्षवर्धन से किसने जीता ये स्थान? याद रखना मेरे बच्चों, ये पुलकेशियन द्वितीय ने जीता था, जीत लिया था, जीत लिया। अब पूरी लाइन वो लिखाती तो यहाँ क्लियर हो जाएगा तुम्हें। हर्षवर्धन को हराया इन्होंने किसके स्थान, किस किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। और वहां से उन्होंने क्या जीत लिया था? बेगिस्तान जीत लिया था। क्या जीत लिया? बेगिस्तान जीत लिया। और कहते हैं फिर पुलकेशियन द्वितीय, इन्होंने इसके एक भाई थे, छोटे भाई को वो स्थान दे देता है, अपने छोटे भाई को कहता है भी तू वहां चला जा। तो आगे जैसे हम पढ़ेंगे ना बच्चों, तो उन्होंने ये, मैं आगे जो है बेगी वंश तुम्हें लिखाती हूँ, उसके बाद यहाँ लिखो वहां, अब तुम्हें वहां कहानी समझ में आ जाएगी, आगे मैं लिखूंगी। तो अब लिखो मेरे बच्चों वेगी चालुक्य वंश लिखो, आगे लिखो वेगी चालुक्य वंश, चालुक्य वंश, वेगी चालुक्य वंश। इसी वेगी, अब ये वेगी किससे जीता गया है? किससे जीता गया मेरे बच्चों? हर्षवर्धन से। याद रह जाएगा ना, हर्षवर्धन से जीता। किसने जीता? पुलकेशियन द्वितीय ने। पुलकेशियन है सेकंड लिख देती हूँ, याद रखिएगा। पुलकेशियन है सेकंड ने जीता किससे? हर्षवर्धन से। और किसको दे देता है? पुलकेशियन द्वितीय अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को दे देता है। किसको दे देता है? विष्णुवर्धन को दे देता है। विष्णुवर्धन को वर्धन को दे देगा। किसको दे देगा? विष्णुवर्धन को दे देगा। किसको दे देगा? विष्णुवर्धन को दे देगा। किसका छोटा भाई है ये? पुलकेशियन द्वितीय का। क्लियर? अब यही क्या कहलाएगा? इसी वंश का संस्थापक कहलाएगा। बेगी वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। क्या था मेरे बच्चों? ये संस्थापक था। पहला राज्य आएगा जो है विष्णुवर्धन। और यह किसकी नींव वहां तो पहले जो ये बेगी था वो कोई चालुक्य वंश का नहीं था। हम किसकी बात कर रहे हैं? बेगी चालुक्य वंश की। तो बेगी चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। वो तो मान लो बेसिक स्थान था बेगी, जो किसने पहले किसके अंडर में था? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन से कौन जीतता है? पुलकेशियन द्वितीय जीतता है। और इसे वेगी वंश, इसे क्या नाम दे देता है? वेगी चालुक्य वंश नाम दे देता है। और उसकी स्थापना कौन करता है? विष्णुवर्धन करता है। किसका छोटा भाई है ये? पुलकेशियन है द्वितीय का। क्लियर? अरे क्लियर है? और कहते हैं भी ये जो है मैंने तुम्हें बताया है मेरे बच्चों, ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? वेगी वाला। ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र। कौन सा? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। वर्तमान में अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है मेरे बच्चों, वहां बेगी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ये कहा था भी ये आसपास का एरिया था। यहाँ वातापी थे और यहाँ कल्याणी आएंगे, ये बताया था। यहाँ क्या था? बेगी था चालुक्य वंश में। यहाँ क्या था? कल्याणी था। और यहाँ क्या था? वातापी था। वातापी था। ये तीन स्थान थे किसके? चालुक्य वंश के। किसके? चालुक्य वंश के। ठीक है? चालुक्य वंश, ये वातापी कौन जीतता है? नहीं, जीतता है पुलकेशियन द्वितीय से। तो जीतता कौन है? जय सिंह जीतता है। जय सिंह जीतता है। कौन जीतता है? चालुक्य वंश का जय सिंह जो है किसको हराता है? पुलकेशियन द्वितीय को हराता है और वातापी को जीत लेता है। और वही वातापी के राजा कौन? ये बेगी कौन जीतता है? पुलकेशियन द्वितीय। किससे? हर्षवर्धन से। फिर उसी ये वातापी के जो राजा थे कौन थे? ये बेगी तो पहले किसको देता? मेरे बच्चों मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी मचा दी है, कोई बात नहीं। तो एक मिनट कोई बात नहीं। पहले बेगी स्थान किसका था? हर्षवर्धन का था।
किसका था? हर्षवर्धन का। पुलकेशियन द्वितीय जीत लेता है और जो है ये किसको दे देता है? अपने छोटे भाई को दे देता है। और तो है वो किसका राजा था? वातापी वंश का था। किसका था मेरे बच्चों? वातापी वंश का राजा था। कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। कौन था? पुलकेशियन द्वितीय। और उसी पुलकेशियन द्वितीय ने किसको, किस वंश के राजा को हराया था? हर्षवर्धन, वर्धन वंश के राजा को हराया था। किसको? हर्षवर्धन को हराया था। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। इसी पुलकेशियन द्वितीय को कौन हराता है? बर्मन है द्वितीय हराता है या प्रथम? हाँ ठीक है। इसी नरसिंह वर्मन को कौन हराता है? प्रथम हराता है। और वो क्या बना लेता है? वातापी को जीत के और अपने आप को क्या राजधानी, क्या कहता है? वातापी कोंड का जो है उपाधि दे देता है। कौन है? नरसिंह वर्मन है प्रथम मेरे बच्चों। तो कहानी थोड़ी सी उलझी हुई है, 2-4 बार पढ़ोगे तो तुम्हें इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। तो ये चालुक्य वंश के 3 क्षेत्र थे। और कहते हैं वेगी जो है 2 नदियों के बीच में पड़ता था मेरे बच्चों, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में। वेगी वंश, वेगी चालुक्य वंश कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है, के बीच स्थित है मेरे बच्चों। कौन सा? वेगी चालुक्य वंश कृष्णा और जो है गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। तो कृष्णा नदी का हमने किया था। कृष्णा नदी को लेके जो विवाद रहता है वो कौन से 2 राज्यों में रहता है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में रहता है। और जो कर्नाटक और तमिलनाडु को लेके रहता है वो कावेरी नदी को लेके रहता है। ये याद रखना मेरे बच्चों, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है भी। कृष्णा नदी को लेके जो विवाद रहता है वो कौन सा? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को लेके। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद रहता है। वो किस नदी को लेके रहता है? कृष्णा नदी के पानी को लेके रहता है। कृष्णा नदी के पानी को लेके रहता है। और गोदावरी नदी जिसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और वैसे अगर पूछ ले दक्षिण भारत की गंगा और कौन सी नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। दोनों ऑप्शन में किसके पास जाना है? कावेरी नदी को चुनना है। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा 2 नदियों को कहा जाता है, कावेरी नदी और गोदावरी नदी को। और दोनों ऑप्शन में और एक चुनना हो तो किसको चुनना है? कावेरी नदी को चुनना है। क्लियर है? कृष्णा नदी पे बांध बना, वो कौन सा बांध बना रही? नाग से याद करो, नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध। तो कितने बांध हो गए हमारे? 2 बांध हो गए। एक सरदार सरोवर बांध कर लिया आज की क्लास में, 2 बांध हो गए, एक नागार्जुन बांध हो गया। नागार्जुन बांध है वो कौन सी नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। और सरदार सरोवर बांध है वो कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो एग्जाम में तुमसे ये मिलाना है, पूछ सकता है। साथ साथ तुम्हारी ज्योग्राफी के भी क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? बताओ रे, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? आगे लिखो राष्ट्रकूट वंश। कल आगे आने वाले मंडे को हम ये दक्षिण भारत है, प्राचीन भारत हमारा समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे बच्चों। राष्ट्रकूट, पाल और जो है प्रतिहार। इसमें हमने पाल का एक बार जिक्र किया धर्मपाल के नाम से। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल, नाम क्या था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की नींव रखी। और राष्ट्रकूट की बात कर ली है हमने बीच में, एलोरा गुफा का जो निर्माण करवाया था इन्होंने करवाया था, कैलाश मंदिरों का। और इसके बीच में एक और रहता है प्रतिहार वंश, जो है ये तीनों इकट्ठे चलेंगे। इनसे तुमसे कई बार बहुत बार ये पूछा जाता है, इनके संस्थापक पूछ लेता है। एक साइड ये वंश दे देगा, एक साइड इनके संस्थापक दे देगा। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन है आता है। तो इसके संस्थापक जो थे वो दंती दुर्ग थे। कौन थे? दंती दुर्ग थे। इसके संस्थापक है दंती दुर्ग थे मेरे बच्चों। और जो है इन्हीं राष्ट्रकूटों ने जो है, इसमें कई राजा हुए हैं, उनके नाम हम लिख लेंगे, सीक्वेंस में तुम्हें याद रखना है। परंतु इनसे संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें होंगी वहां तुम्हें मैं ये कहूंगी भी इससे ये क्वेश्चन आया, उसको अंडरलाइन कर लेना 2 बार, बस वही बातें मेन होगी। बाकी सारी हिस्ट्री तो इतनी पूछी नहीं जाती मेरे बच्चों, 15-20 नंबर का आता है, सारी 15-20 में सारी नहीं पूछी जाती, क्वेश्चन एक से भी बहुत बन जाते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रकूट जो है मेरे बच्चों
चलो तो लिखो, राष्ट्रकूट के संस्थापक जो है दंती दुर्ग थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम में, ये जो मैं लिखने जा रही हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग बहुत बार एग्जाम में आया, मिलान में तो बहुत बार आया है। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। कैसे याद करना है? कूट कूट के दांत तोड़ दिए, कूट कूट के दांत तोड़ दिए, तो दंती से दांत याद रख लेना, और जो है राष्ट्रकूट से कूट याद रख लेना, कूट कूट के दांत तोड़ दिए, बस याद रह जाएगा। ये एक छोटा सा, कई चीजें हैं मेरे बच्चों, कई चीजें हम लिंक करके पढ़ सकते हैं, याद नहीं रहती। तो दंती से याद रख लेना, क्या रखोगे? दांत याद रख लेना, और राष्ट्रकूट से कूट याद रख लेना, भी कूट कूट के उसके मैंने दांत तोड़ दिए। क्लियर है? चलो, इसकी राजधानी मान्यखेत थी, या मान्यखेट भी बोला जाता है। राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत मेरे बच्चों, मान्यखेत या खेत भी लिखे मिलेगा, मान्यखेत, मान्यखेत तय लिख देती हूँ, और खेत भी लिखा। खेत और खेत मेरे बच्चों एक ही है, कई भाषाओं में खेत बोला जाता है, खेत है, तो मान्यखेत है इसकी राजधानी। इसके प्रमुख शासक हैं, जिनके नाम लिखो तो। राष्ट्रकूट के जो है कुछ प्रमुख शासक हैं, शासक है मेरे बच्चों। कृष्ण प्रथम पहला है, कृष्ण प्रथम, सेकंड है ध्रुव मेरे बच्चों, और तीसरा है गोविंद है, गोविंद है, और चौथा है अमोघ घोष है शायद, लिख देती हूँ कोई, हाँ अमोघ बरस है, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तीसरा है, अमोघ बरस है मेरे बच्चों। कृष्ण सेकंड मेरे बच्चों, सेकंड है, और कृष्ण थर्ड है। कृष्ण थर्ड है, ये लिखो। ये कुछ उसके प्रमुख है, शासक है, किसके? राष्ट्रकूट के। मान्यखेत, मान्यखेत क्लियर मेरे बच्चों? लिख लिया भी? अरे लिखा या नहीं लिखा? लिखो मेरे बच्चों। अब लिखो, कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम, ये वही कृष्ण प्रथम है मेरे बच्चों। किस वंश का है पहले तो ये बताओ? कृष्ण प्रथम जो है किस वंश का है? राष्ट्रकूट वंश का है। किसका है? राष्ट्रकूट वंश का। ये वही कृष्ण प्रथम है जिसके नेतृत्व में जो है एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण हुआ था। एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण हुआ था। किसके नेतृत्व में मेरे बच्चों? राजा कौन था? कृष्ण प्रथम था। किसका था? राष्ट्रकूट वंश का था। याद रखना, ये अंडरलाइन कर देती हूँ, कैलाश मंदिर, एलोरा गुफा में बच्चों। इसके बारे में बात हमने पीछे कर ली है, तो वो बात एक बार रिपीट कर दो ताकि तुम्हें याद रहे। अब मैंने वहां तुम्हें क्या लिखाया था? कोई बच्चा बताएगा? पीछे पलट के नहीं, वहां मैंने तुम्हें ये बताया था कि एलोरा जो गुफाएं हैं उनका निर्माण जो है राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। तो वहां तो मैंने तुम्हें ये बता दिया राष्ट्रकूट वंश के जो राजाओं ने करवाया था। यहाँ मैंने तुम्हें प्रॉपर बता दिया कि किस राजा के नेतृत्व में हुआ था, कृष्ण प्रथम के। तो क्वेश्चन दोनों ही आ सकते हैं। एलोरा के कैलाश मंदिरों का निर्माण है किस वंश ने करवाया? तो राष्ट्रकूट वंश ने। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और किस राजा के शासनकाल में हुआ? तो किसके मेरे बच्चों? कृष्ण प्रथम के। अब तुम बता दो ये कहां पड़ता है? कहां है मेरे बच्चों? ये गुफा भी है मेरे बच्चों, एलोरा की गुफा।
गुफा भी है जो कितने की थी हमने 16 में बच्चों। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। प्रॉपर स्थान पूछे औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया? संभाजी, वर्तमान नाम। क्योंकि मैं जितना लिखती हूँ तुम उतना ही लिखते हो। संभाजी नगर। अब देखो तुम्हारा कितना रिपीट हो रहा है, क्या पता इसका आगे भी जिक्र आ जाए। और यही औरंगाबाद में क्या पड़ता है? बीबी का मकबरा पड़ता है। क्या पड़ता है? बीबी का मकबरा पड़ता है। और बीबी का मकबरा किसकी याद में किसने बनवाया? औरंगजेब ने अपनी बीबी जो दास है और दिल है रास बानो बेगम की याद में बनवाया था। ठीक है, याद रख लेना। क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां तक क्लियर? चलो अब देखो मेरे बच्चों, इसी से क्वेश्चन हम जोड़ते हैं। मैं यहाँ राष्ट्रकूट वंश दोबारा लिखना चाहूंगी क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। पीछे जाएंगे तो वहां ज्यादा कुछ हो जाएगा। मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, एक तुमसे मेरे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने 3 वंश बताए थे, एक राष्ट्रकूट वंश, एक पाल वंश। ये क्वेश्चन आया हुआ है, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश। ये 3 लिखो, लिख लो। ये क्वेश्चन है, लास्ट में क्या पता हमारे से नाम लिखा जाए तो लिख लो। ये राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश, ये कहते हैं भी इन तीनों वंशों में एक त्रिस्तरीय संघर्ष चलता रहता था। क्या चलता रहता था? त्रिस्तरीय एक संघर्ष चलता था मेरे बच्चों। त्रिस्तरीय एक संघर्ष है, चलता ही रहता था। मतलब एक दूसरे के साथ ये त्रिस्तरीय संघर्ष जो किन वंशों के बीच में होता था, तो 3 वंश है मेरे बच्चों, ये पूछा गया है। त्रिस्तरीय संघर्ष चलता रहता था, वो किन किन वंशों में? राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश। ये त्रिस्तरीय संघर्ष किसको लेके चलता था मैडम? कनौज क्षेत्र को। किसको लेके मेरे बच्चों? कनौज को। कनौज, कन्नौज में बच्चों 2 मात्रा लगा लेना, कनौज क्षेत्र को लेके। अब कनौज का नाम तो पहले आया है, बताओ फिर तुम सारी कहानी रिपीट कर दो। कनौज। अब सुनो मैं क्या कहना चाहती हूँ, पहले लाइन पकड़ना जरूरी है मेरा बच्चा, तुम्हें हर जगह लिखे मिलेगा। एक त्रिस्तरीय संघर्ष चलता रहता है 3 वंशों को लेके। वो कौन कौन से वंश है? कि राष्ट्रकूट, पाल वंश और प्रतिहार वंश। किसको लेके चलता है मैडम? कनौज के क्षेत्र को लेके चलता है। ये कनौज कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। इस कनौज का क्या लिंक पढ़ा हमने? पहले जिक्र तो किया है कनौज का। क्या किया मेरे बच्चों? हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी थी। उसके साथ और क्या किया? और बताओ, और बताओ। देखो 3 बातें आ गई है। एक तो तुमने कहा भी सेकंड राजधानी थी हर्षवर्धन की, क्लियर है, कोई शंका नहीं है। एक तुमने कहा मां जनपद है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तुमने बताया भी ये किसकी है? कनिष्क की राजधानी थी, चलो वो भी क्लियर है। आगे और बताओ, आगे बताओ, और भी बताओ, और भी बनता है। वेरी गुड। ये जो है कनौज का शासक कौन था? ग्रह वर्मा। कहानी तो वहां से शुरू होती है, हर्षवर्धन तो बाद में बनाता है राजधानी। क्योंकि जो हर्षवर्धन की बहन राजश्री थी उसकी शादी कहां की जाती है? कनौज के राजा ग्रह वर्मा के साथ। इसी ग्रह वर्मा का जो वध कौन कर देता है? कौन करता है? देवगुप्त करता है। ये देवगुप्त किस वंश का था? मालवा वंश का था। किस वंश का था? मालवा वंश का था। इसी देवगुप्त की हत्या कौन करता है? राज्यवर्धन करता है। राज्यवर्धन की हत्या कौन करता है? इसी का जो है दोस्त है, कौन करता है? शशांक करता है। इस शशांक ने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। किसको कटवा दिया था मेरे बच्चों? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष लिख लेगा, वृक्ष, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो ये कहानी तुम ऐसे जोड़ लिया करो, जैसे मैं तुम्हें जोड़ के पढ़ाया तो वैसे ही जोड़ के।
बाद में वो इसको जीतता है, वो किसको, शशांक को पराजित करता है। कौन? क्योंकि देखो शशांक ने क्या कर लिया था, कनौज पे अपना राज्यवर्धन की हत्या करके उन्होंने अपना वहां उसको साम्राज्य में मिला लिया था। किसने? शशांक ने। फिर हर्षवर्धन इनको पराजित करता है और कनौज को अपने क्षेत्र में मिला लेता है और वहां फिर अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर देता है हर्षवर्धन। ठीक है, तो इसका जो है ताल्लुकात किससे था? गृह बर्मा से था। तो याद रखना मेरे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? ये क्षेत्र कहां पड़ता है मेरे बच्चों? यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। क्या है मेरे बच्चों? लखनऊ है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? लखनऊ शहर जो है कौन सी नदी के किनारे है मेरे बच्चों? गोमती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? गोमती नदी के। तो तुम देखो कितनी तुम्हारी नदियां होगी। अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो तो तुम्हारी नदियां लगभग साथ साथ जा रही है। हिस्ट्री में साथ साथ तुम्हारी नदियां आ रही है और तुम्हें पता भी चल रहा है ये लखनऊ है तो यूपी के आसपास गोमती नदी बहती है। अरे पता ही है? नहीं पता? तो ऐसे ही याद रखना मेरे बच्चों, उनको अलग से नहीं पढ़ना, इनको जोड़ के पढ़ना है। और लखनऊ को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? नवाबों का शहर। नवाबों का शहर एग्जाम में क्वेश्चन आया है। नवाबों का शहर बोलते हैं। लखनऊ में किस बैंक का हेडक्वार्टर है? सिडबी का। वेरी गुड, ये हजारों बार क्वेश्चन आया। सिडबी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। किस बैंक का? सिडबी बैंक का। सिडबी बैंक क्या फुल फॉर्म बता सकते हो? बताओ बताओ। सिडबी बैंक है मेरे बच्चों, फुल फॉर्म भी आ सकती है। ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ये दे सकता है भी इसकी फुल फॉर्म बताओ। सिडबी स्मॉल, आई से इंडस्ट्रियल और डी से डेवलपमेंट, बी से बैंक और आई से इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में बच्चों। और इसकी स्थापना में बच्चों 1990 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में। ये हजारों बार क्वेश्चन आया, ये सिडबी वाला हजारों बार क्वेश्चन आया है। एक ये गोमती नदी वाला भी आया है, नवाबों का शहर वाला भी आया है। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? एक मेरे बच्चों अभी हम करते हैं, चलो लिख लिया इतना? चलो क्या टाइम हो गया? मैं टाइम देख लेती हूँ। तो सर आगे, सर आए नहीं तो करंट के कर लेते हैं। देख आए। अब सुनो मेरे बच्चों, अब जो है तुम्हें ये याद रखना। चलो इसका तो कर ही लेते हैं, राष्ट्रकूट को तो निपटा ही लेते हैं। इस राष्ट्रकूट यही लिख लो, अब बाद आगे लाइन बनाऊंगी लिखूंगी। तो ये जो राष्ट्रकूट वंश जो था ना, ये कई धर्मों से बना हुआ था। कई धर्म थे इसमें। एक शैव धर्म था, एक वैष्णव धर्म था, हाँ जी, और इसमें बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, हिंदू धर्म था। तो कई धर्म थे जो है राष्ट्रकूट में। कई धर्म थे, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगर पूछ ले भी राष्ट्रकूट के लोग जो किसके अनुयायी थे, तो सारे धर्म थे लगभग। शैव धर्म था, वैष्णव धर्म था, बौद्ध धर्म था, जैन धर्म था, हिंदू धर्म था। इसीलिए आगे जो है इसी राष्ट्रकूट में किन गुफाओं का निर्माण होता है मेरे बच्चों? हाँ जी, अभी मैं तुम्हें लिखा के आई हूं। इसी राष्ट्रकूट वंश में मेरे बच्चों एलोरा और एलिफेंटा गुफा, एलोरा और एलिफेंटा, फेंटा मेरे बच्चों लिख लेना, एलिफेंटा गुफा मेरे बच्चों। एलिफेंटा कौन सा है? हाथी वाला है। एलोरा और एलिफेंटा गुफा मेरे बच्चों, ये सारी दोनों मिला के 34 थी मेरे बच्चों। इनकी संख्या कितनी थी? 34 थी। इन गुफाओं की संख्या कितनी थी? 34 थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है भी एलोरा और एलिफेंटा की गुफा कहां पड़ती है? ये महाराष्ट्र में। कहां पड़ती है मेरे बच्चों? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां है? महाराष्ट्र में स्थित है। इनकी संख्या कितनी है? 34 है मेरे बच्चों। इनकी संख्या कितनी है? 34 है मेरे बच्चों। क्लियर है? लिखो अब तुम, मैंने तुम्हें बताया था 1 से 12 जो है मेरे बच्चों ये बौद्ध धर्म से है और 13 से 29 जो है जैन धर्म से है। लिख लो इनके, ये भी एग्जाम में पूछा गया है।
1 से 12 जो है गुफा वो किससे है? बौद्ध धर्म से है। और जो है आगे 12 से 13 से ये 29 तक जो गुफा है वो किससे है? जैन धर्म से है। इसमें जैन मंदिर है, मैं आगे बताऊंगी, तुम्हें लिखो सारे। और जो है 29 के बाद 30 से 34 जो है मेरे बच्चों गुफा जो है यहाँ हिंदू मंदिर है। यहाँ क्या है? यह हिंदू धर्म से है। अब एक बार लिखो, क्वेश्चन बताती हूँ तुम्हें कैसे आता है, ये सारी बातें लिखो, लिख लो ये जल्दी जल्दी लिखो भाई। ऊपर 5-7 बातें और लिखिए, मैं ये सोचती हूँ वो भी मैं क्लियर कराऊं तुम्हें। लिख लिया? अब सुन लो, ये तुमने लिख लिया, क्वेश्चन कैसे पूछता है सुनो। तुमसे ये पूछ ले भी जो है एलोरा और जो एलिफेंटा जो गुफा है वो किस किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म। और किससे नहीं है तो वो अलग दे देगा, 3 धर्म के अलावा अलग दे देगा, ठीक है। और ये भी पूछा गया है भी कितनी कितनी गुफा किससे है। ये कम चांस है, परंतु ये पूछा गया है भी एलोरा और एलिफेंटा की गुफा जो है भी किन किन धर्मों से संबंधित है या इनमें से किन में नहीं है। क्वेश्चन ऐसा आएगा। तो जैन और बौद्ध और हिंदू तीनों याद रखना है। क्लियर? ऐसे याद रखना मेरे बच्चों। अच्छा आगे पीछे कर दिया मैंने, चलो आगे पीछे सही कर दिया, सही कहा इस बच्चे ने, आगे पीछे कर दिया भाई। कर लो कर लो, इस बच्चे ने सही कहा है, सही प्रॉपर जानकारी है तो वो प्रॉपर ही लिखो, चलो कोई बात नहीं। यहां लिखो मेरे बच्चों हिंदू धर्म और यहां लिखो जैन धर्म। ये पूछता ही नहीं, क्या पता पूछ ले तो तुमसे गलती ना हो, आगे पीछे कर लेना, तुम ये तीर का निशान बना लेना, याद रह जाएगा, ठीक है। चलो तो हमने बहुत सारी बातें की मेरे बच्चों, पढ़ा भी है। मैंने कुछ पहले जब बच्चे नहीं आए थे तो कुछ पीपीटी सी बना के तैयार रख ली थी भी, कुछ मेरे को और पढ़ाना था जो है मैं बता देती हूँ। तुम्हें अभी देखना है, बाद में ये क्लास स्टार्टिंग करके लास्ट में जाके देख लेना मेरे बच्चों, तब नोट कर लेना। ये मैंने कुछ है महाद्वीपों की सबसे ऊंची प्रमुख जो चोटियां हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछता है भाई महाद्वीपों में, जैसे मान लो एशिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या कोई और पूछ ले यूरोप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हमने लिखने का काम किया है भाई जो उत्तर अमेरिका में जो चोटी है सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? डेनाली या मैकिन। और दूसरी अगर पूछे मेरे बच्चों साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में पूछे तो एक गुआ मेरे बच्चों। और तीसरी जो एशिया की पूछे एवरेस्ट मेरे बच्चों, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। यूरोप की पूछे अल्ब्रुज है मेरे बच्चों। अफ्रीका की पूछे किलिमंजारो है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, कौन सी है? किलिमंजारो है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पूछे तो ये कोसियास्को है, और अंटार्कटिका की पूछे तो ये विंस है मैसिफ है मेरे बच्चों। उसके बाद ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल कितने भी स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा। तो ये देखो मेरे बच्चों इसमें क्या लिखा, मैंने लिखा है, बात सुन लो, लिख बाद में लेना मेरे बच्चों क्योंकि सर आए हुए हैं। तो इसमें मैंने लिखा मेरे बच्चों ये सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने किसके पासपोर्ट तो सारे समझते होंगे, अरे समझते हैं, तो है उसको मूल अधिकार घोषित किया गया है। पासपोर्ट को क्या कर दिया? फंडामेंटल राइट्स में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। किसको? पासपोर्ट को। और जो है ये क्या था मैडम, ये महेश अग्रवाल नाम का एक व्यक्ति था जो अपराधी था, तो इसका जो पासपोर्ट है जो रेवेन्यू करवाना था तो सरकार ने मना कर दिया भी अपराधी जो होता है उसका हम पासपोर्ट है रेवेन्यू नहीं कर सकते, उसका नहीं चल सकता। तो उन्होंने महेश अग्रवाल ने केस किया और वो केस है जीत गया। तो सरकार ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भी पासपोर्ट को हम क्या दर्जा देते हैं? मूल अधिकार घोषित करते हैं। और ये जो है ये बात किस में इंक्लूड की गई है? तो आर्टिकल है किसमें? 21 में इंक्लूड कर ली गई है। किस में इंक्लूड कर ली गई है? आर्टिकल है 21 में मेरे बच्चों। क्लियर है? बस एक बात हो रहती है भाई सर आगे। उसके बाद जो है मेरे बच्चों नाटो का है 32वां देश कौन बन गया है? स्वीडन बन गया है। ब्रिक्स का कौन बन गया? 10वां देश इंडोनेशिया बन गया है। और आसियो का कौन बन गया है? बेलारूस बन गया है। ये वीडियो देख लेना और बाद में नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थैंक यू।